वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा VSEPR थ्योरी। ये टॉपिक आपको स्कूल एग्जाम्स में हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ इसके बेसिक्स देखेंगे कि VSEPR थ्योरी की नीड क्यों हुई, कहाँ से ये आई और ये अप्लाई कैसे होती है। सिंपल मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई करेंगे सिर्फ। सेकेंड जो लेक्चर होगा उसमें हम थोड़े मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे और फिर फाइनली हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में समराइज करेंगे और कुछ ऐसी मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। VSEPR थ्योरी, सबसे पहले तो इसकी नीड क्या थी। ठीक है, तो हमको पता है कि कोई भी जो चीज़ है यूनिवर्स में, कोई भी एटम है, मॉलिक्यूल है या कुछ भी है, वो स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, लाइक आप ही लोग हो, आप लोग आज स्टडी कर रहे हो, देन उसके बाद फिर कहीं पे जॉब करोगे, आपका जो ड्रीम होगा उसके लिए ट्राई करोगे। ठीक है, जब आप उस ड्रीम को कैच कर लोगे उसके बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी कि हाँ अब आपके पास आपका ड्रीम जो भी है वो आप कंप्लीट कर चुके हो, अब आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो। ठीक है, अब जो एटम्स हैं उनकी स्टेबिलिटी ऑफकोर्स उनका कोई ऐसे ड्रीम सच ड्रीम नहीं है कि जॉब का या सैलरी का, लेकिन हाँ उनका एक ड्रीम होता है कि उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट क्यों करना है? ताकि वो अपनी एनर्जी को लोअर कर सकें। वो स्टेबल तभी होंगे जब उनकी एनर्जी लो होगी और उसके लिए उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, जैसे कि नोबल गैसेस हो गई, लेकिन मोस्टली ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा है। आपने इससे पहले जब लुईस रोट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पर आपने फॉर्मल चार्ज सीखे होंगे, और तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि ऑक्टेट रूल क्या होता है और किस तरीके से कंप्लीट करना है होता है। ठीक है, तो एटम्स क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग 2 टाइप की कर सकते हैं, तो आयनिक बॉन्डिंग करेंगे या कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे। आई एम श्योर आपने पहले इसके बारे में पढ़ा होगा। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब अगर उन्होंने एक साथ मिल के मॉलिक्यूल बनाया है तो वो मॉलिक्यूल की कोई एक पर्टिकुलर शेप भी होगी। ठीक है, तो उस शेप को जब प्रेडिक्ट करने की बात आई तो एक साइंटिस्ट हुए लुईस, उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर दिया, लुईस रोट स्ट्रक्चर, जिसकी बेस पे हमने मॉलिक्यूल्स का जो उनका स्ट्रक्चर था उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश की। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि वो जो स्ट्रक्चर हम वहाँ पर यूज़ करते थे वो 2D स्ट्रक्चर होता था। मतलब 2D का मतलब कि उसको जस्ट एक प्लेन पे, जैसे कि ये बोर्ड है तो इस बोर्ड पर जस्ट ड्रॉ कर दिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम एक 3D वर्ल्ड में रहते हैं। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसी वर्ल्ड में है, तो ऑफकोर्स वो भी 3D फॉर्म में होंगे। तो जब उनको 3D में देखने की बात आई तो हमारे पास ऐसे कोई एक तरीका नहीं था कि हम उनको 3D में कैसे चेक करें। तो तब आया VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी है क्या? ये एक ऐसी थ्योरी कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा वे है कि जिसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूल की शेप को प्रेडिक्ट करते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल है वो किस शेप का हो सकता है। और वो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? हम क्या करते हैं, जो हम लुईस रोट स्ट्रक्चर की हेल्प से 2D स्ट्रक्चर बनाते हैं हम उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं, और वो कन्वर्ट जिस रूल्स के बेसिस पे करते हैं वही है आपकी VSEPR थ्योरी। सेकेंड, ये क्या काम करती है कि ये बॉन्ड एंगल को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है। बॉन्ड एंगल, जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसके बीच में बॉन्ड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये इसके बॉन्ड्स हो गए, 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में कुछ एंगल भी होगा, यही होता है आपका बॉन्ड एंगल। तो इसको प्रेडिक्ट करने में भी VSEPR थ्योरी हेल्प करती है। ठीक है क्या VSEPR थ्योरी? तो पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि VSEPR थ्योरी की फुल फॉर्म क्या होती है। V फॉर वैलेंस, S फॉर शेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर एंड R फॉर रिपल्शन। दैट मीन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इसका ये नाम कहाँ से आया? तो देखो जहाँ पर हमने क्या कह रहे हैं कि हम कन्वर्ट करेंगे 2D को 3D में, और जो 2D है वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें मिलेगा लुईस रोट स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो जब आपने लुईस रोट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीखा होगा तो वहाँ पर आपने सीखा होगा कि वहाँ पर हम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करते हैं वो सारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब जो हमारी इनर शेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो वही सेम काम यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी हम सिर्फ किन इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करेंगे? जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इसके नाम में क्या आया? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आया है रिपल्शन, क्योंकि देखो जब हम यहाँ पर बॉन्ड एंगल प्रेडिक्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपका ये बॉन्ड है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था H2O का, वाटर का, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड कैसे बने हैं? तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन
की शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ ऑक्सीजन के पास कुछ लोन पेयर भी होंगे। ये भी आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब आपने ड्रॉ किया होगा वाटर का, कुछ इस तरीके से आया होगा वो आपका HOH एंड ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। देखो आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपको 2D स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप 3D स्ट्रक्चर पर पहुंच ही नहीं सकते हो। तो आई सजेस्ट कि आप पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप पहले उसे ज़रूर देख लें एक बार, ठीक है। तो ये मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया वाटर का। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बने हैं, और ये वाला बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना है, ठीक है, शेयरिंग से बना है, और इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर्स भी हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में कुछ रिपल्शन भी क्रिएट करेंगे। उस रिपल्शन की वजह से जो चेंजेस होंगे, भले ही वो बॉन्ड एंगल में चेंज हो या फिर इसकी शेप में चेंज हो, तो वो भी हमें VSEPR थ्योरी की हेल्प से पता चलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर वर्ड आया है रिपल्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम वो रोज देखेंगे कि हम कैसे 2D को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जो रिपल्शन होगा इसकी वजह से बॉन्ड एंगल पर क्या इफेक्ट होगा। उसके लिए हम बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं CO2 और H2O का। बहुत फैमिलियर मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सिंपल हैं। आप डेली लाइफ में तो हाँ ऑफकोर्स डेली लाइफ में भी हम इनसे मिलते ही रहते हैं। H2O वाटर और CO2 जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम CO2 गैस ही रिलीज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो हमको इसमें 3D में कन्वर्ट करना है, तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमारे पास 2D तो हो एटलीस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका 2D स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट मीन्स लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर है CO2, C जो होगा वो हमारा सेंट्रल एटम होगा, उसके अलावा 2 ऑक्सीजन होंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद कार्बन की होती है 4। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग हो गए और इनके बीच में बन गया डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन के पास कोई लोन पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन थे वो सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए हैं। ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 लोन पेयर है। पेयर की बात कर रही हूँ, पेयर का मतलब हो गया कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स एक पेयर में काउंट होंगे। जैसे आपके शू का पेयर होता है ना, तो पेयर में क्या होता है, आपके 2 शूज इंक्लूड करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं और इस वाली ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर्स हैं। इसी तरीके से हम H2O का ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगेन ऑक्सीजन जो होगा वो आपका सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि हम सिमेट्री रखेंगे, और साइड में हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये एक तो इसने यहाँ पर क्या कर लिया, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। लेकिन इसके 6 होते हैं, तो 2 तो यहाँ पर आ गए, 4 और 6, तो यहाँ पर भी इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म की, यानी कि हमने इसका 2D स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमारा काम है इसको 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना। बहुत सुपर इजी तरीके से हम 2 स्टेप्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, काउंट इलेक्ट्रॉन रीजन अराउंड सेंट्रल एटम। देखो एक चीज पर बिल्कुल फोकस करो कि यहाँ पर हम सिर्फ सेंट्रल एटम की बात करेंगे, साइड के बाकी जो एटम्स हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, हम सिर्फ इसे फोकस करेंगे, और यहाँ पर सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन। तो हम जो भी कुछ करेंगे इसी के अराउंड होगा, बाकी जो साइड में एटम्स है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन रीजन क्या होता है, और हमने सिर्फ इसी को ही क्यों कंसीडर किया, क्योंकि देखो VSEPR R फॉर रिपल्शन, तो रिपल्शन किस में होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहीं पर रिपल्शन होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उन रीजन्स को काउंट करेंगे कि कितने रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो वो सिंगल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, या फिर वो लोन पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही होता है, इसकी वैलेंसी 5 होती है, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये तो लोन पेयर हो गया, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, इसका पेयर नहीं है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो रिपल तो ये भी करता है ऑफकोर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन रीजन दे देंगे। मतलब लोन पेयर है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन रीजन मानेंगे, एक लोन पेयर को, एक सिंगल बॉन्ड को एक अलग इलेक्ट्रॉन रीजन मानेंगे, डबल बॉन्ड को अलग, ट्रिपल बॉन्ड को अलग, मतलब तीनों बॉन्ड्स हो गए, लोन पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ इन्हीं में ही तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही रिपेल करेंगे, तो इसीलिए हमने इनको काउंट कर लिया, ठीक है। काउंट करते हैं, चलो यहाँ पर अगर हम देखें, लेकिन हमें जो भी काउंट करना है सिर्फ सेंट्रल एटम पर, साइड में हम फोकस नहीं करेंगे। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो क्या इस पे कोई लोन पेयर है, नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, सिंगल बॉन्ड इसके अराउंड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड इधर है और एक डबल बॉन्ड इधर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रीजन और ये हो गया आपका सेकेंड। तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन रीजन कितने हुए, 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ वाटर की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके पास कितने लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर, तो एक इलेक्ट्रॉन रीजन ये हो गया, एक लोन पेयर,
दूसरा इलेक्ट्रॉन रीजन ये हो गया सेकेंड लोन पेयर, फिर उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड है थर्ड रीजन एंड सेकेंड सिंगल बॉन्ड फोर्थ रीजन। तो इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीजन कितने हो गए 4। यही हमारा बिल्कुल बेस था कि जिसकी हेल्प से हम इनकी जो शेप है उसको प्रेडिक्ट करने वाले हैं, ठीक है। नाउ देखो अब हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन रीजन्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या था कि आपको क्या करना है, जो ये रीजन्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इनमें रिपल्शन को मिनिमम करना है। तो हमको इनको मॉलिक्यूल्स को एटम्स को अपने कुछ इस तरीके से अरेंज करना होगा इन रीजन्स को कि जो इनके बीच में रिपल्शन हो वो मिनिमम हो। रिपल्शन मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ रीजन्स 2 हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, देखो ये 2 हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम दूरी पर रहें। तो उसका बेस्ट वे है लीनियर। अगर मैं इसको थोड़ा भी ऊपर या नीचे करती हूँ तो इनके बीच का, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा देती हूँ तो इतना डिफरेंस रहेगा। इस टाइम इनके बीच में जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है 180 डिग्री का, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमारे पास नंबर ऑफ रीजन्स 2 होंगे तो हमारा बेस्ट अरेंजमेंट क्या होगा, लीनियर होगा। उसी तरीके से अगर हम 3 की बात करें तो हमारा बेस्ट अरेंजमेंट होगा ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरीके से। और ये आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो दोनों यहाँ पर बोन्स हैं या फिर ये तीनों रीजन्स, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि हम रीजन्स कहें, ये जो तीनों रीजन्स हैं वो एक ही प्लेन में आ रहे हैं, आपके बोर्ड के ऊपर स्टिक कर गए ना इजीली। तो ये किस टाइप का है, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म में बन रहा है और एक प्लेन में है, तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। जब हम 4 रीजन्स की बात करते हैं तो अगर हम 2D में देखें तो इसका बेस्ट अरेंजमेंट क्या हो सकता है, अगर आप चारों को 90 डिग्री पर प्लेस कर दो भाई, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी इधर कर देती हूँ तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको तो मैक्सिमम डिस्टेंस रखनी है ताकि हम रिपल्शन को मिनिमम कर सकें और इनको स्टेबल कर सकें। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ये कब है, जब हम 2D में देखते हैं। अगर हम 3D की बात करें तो क्या कोई और इससे बेस्ट अरेंजमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बेस्ट अरेंजमेंट होगा टेट्राहेड्रल। देखो जैसे मैं आपको यहाँ पर शो करके दिखा रही हूँ कि ये है आपका टेट्राहेड्रल। यहाँ पर क्या है कि ये जो दो आपको ये वाले रीजन्स दिख रहे हैं ये तो प्लेन में है, अगर मैं इसको ऐसे स्टिक करना चाहूँ तो ये दोनों जो है ये तो बोर्ड पर आ जाएंगे, लेकिन ये जो मैंने व्हाइट से शो किए हुए हैं ये आपके आउट ऑफ प्लेन है। आउट ऑफ प्लेन मतलब ये अगर मैं इसे ऐसे स्टिक करना चाहूँ तो ये वाला क्या चाहेगा कि ये बोर्ड के पीछे चला जाए। अगर यहाँ पे होल होता तो ये बोर्ड के पीछे चला जाता, मतलब जो हमने प्लेन कंसीडर किया हुआ है यहाँ पे बोर्ड, ये उससे बैक साइड में जा रहा है और ये जो है ये बोर्ड से आगे की तरफ आ रहा है। आप नोटिस करो कि वहाँ पर हमको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कोई बैक में जा रहा है या फिर आगे आ रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये 3D अरेंजमेंट है और ये कब पॉसिबल है, जब हम मॉलिक्यूल को 3D में देखें। लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्योंकि 3D का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो वहाँ पर आप नोटिस करोगे कि हमने कोई भी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया ही नहीं था जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर होगा वो ये बेस्ट होगा। इसमें आप अगर यहाँ पर एंगल्स देखो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। अगर हम इन दोनों एंगल्स की बात करें तो ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे। आप किन्हीं भी 2 एंगल्स को ले लो वो 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे और वो कितने होंगे 109 डिग्री और 5 मिनट्स, ठीक है। तो हम इसको असाइन कर देते हैं। यहाँ पर देखो जो हमारा CO2 है उसमें नंबर ऑफ रीजन्स कितने हैं 2 हैं, इसका मतलब इसकी शेप कितनी हो क्या होगी लीनियर। तो हम कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया कार्बन और ये हो गए उसके दोनों ऑक्सीजन। तो ये जो आपके रीजन्स हो गए ये हो गए आपके मैक्सिमम डिस्टेंस पर। उसी तरीके से अगर हम H2O को देना चाहें तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रीजन्स कितने आ रहे हैं 4, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, ये दोनों आपके हाइड्रोजन एटम हो गए मान लो, और ये जो मैंने व्हाइट से शो किए हुए हैं ये आप मान लो कि ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको स्टिक कर सकती थी। अगर ये मैंने बैक में मतलब यहाँ पर कोई होल होता तो मैं इसको इस तरीके से स्टिक कर सकती थी, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर स्टिक नहीं कर सकती हूँ। तो अब आप पूछेंगे तो फिर हम इसको शो कैसे करें, मतलब हमको तो पेपर पे ही लिखना है ना, एग्जाम में भी पेपर पे लिखना है, हर जगह इस तरीके से मॉडल तो हम लेके नहीं जा सकते। तो हम क्या करते हैं इसको जस्ट कि हम किस तरीके से पेपर पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा वर्क तो पेपर से ही होना है। तो जो आपके सिंपल प्लेन पर है, ठीक है, उनको तो आप ऐसे ही छोड़ दोगे, हम यहीं पर ही लिख देते हैं कि जो आपके प्लेन पर है, जैसे कि ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये दोनों हाइड्रोजन जो मैंने यहाँ पे इस पेंसिल से शो किए हुए हैं। उसके अलावा ये जो 2 लोन पेयर्स हैं, मतलब जो आपके इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन है, उनको किस तरीके से शो करेंगे कि जो प्लेन के अंदर होते हैं मतलब इन द प्लेन होते हैं उसको तो हम डैश से शो कर देते हैं, और जो आउट ऑफ द प्लेन होते हैं मतलब बाहर की तरफ होते हैं, जैसे अगर मैं इसको स्टिक करूँ तो ये वाली मुझे बाहर की साइड दिख रहा है ना। अगर मैं इस मार्कर की बात करूँ, अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ तो ये मुझे बोर्ड से बाहर की तरफ को दिख रहा है, तो उसको हम शो करते हैं एक सॉलिड लाइन से, ठीक है। डैश और सॉलिड, डैश होता है इन प्लेन के लिए और सॉलिड होता है आउट ऑफ द प्लेन के लिए। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब जो आपका हाइड्रोजन है HOH, देखो यहाँ पर भी आपको 3 एटम्स दिख रहे हैं और यहाँ पर भी आपको 3 एटम्स दिख रहे थे CO2 में, ठीक है।
तो इसका मतलब इनकी शेप सेम होनी चाहिए थी। जब हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया तो सेम भी बनाई, क्या बनाई हमने, दोनों की लीनियर, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। तो क्या H2O की जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है? नहीं। समझते हैं इसको। जो स्ट्रक्चर मिले इनके इलेक्ट्रॉन रीजन के अकॉर्डिंगली वो ये स्ट्रक्चर मिले। CO2 का लीनियर मिला जिसमें कि 180 डिग्री का एंगल बन रहा था, और ये H2O के लिए। लेकिन जब मैंने H2O का स्ट्रक्चर इस टाइप से देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो दो हैं, ये लोन पेयर्स मैंने उन ऑर्बिटल्स में शो किए हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन रीजन जो आपका एक इन द प्लेन होगा और एक आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो अगर मैं इसको ट्राई करूँ तो एक चीज़ हमें नोटिस हो रही है कि यहाँ पर जो हमने माने थे वो क्या माने थे, एटम्स माने थे, लेकिन यहाँ पर कोई एटम नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं इनको निकाल दूंगी, क्योंकि ये कोई यहाँ पर बॉन्ड तो फॉर्म हो ही नहीं रहा है। ये तो हमने बॉन्डिंग दिखाई थी ना, यहाँ पर कोई बॉन्ड तो है नहीं। और इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, लोन पेयर्स, क्योंकि देखो लोन पेयर्स जो है वो ऑक्सीजन के अपने लोन पेयर्स हैं, वो उनके साथ कोई बॉन्ड नहीं क्रिएट कर रहा है। तो ये इस तरीके से एक लोन पेयर इसके साथ हो गया एंड सेकेंड लोन पेयर इसके साथ हो गया। ऑफकोर्स वो लोन पेयर्स भी आगे और पीछे होंगे, थोड़ा सा कुछ इस टाइप से। अगर आप इसको क्लियरली देखो तो एक लोन पेयर ऐसे आगे की तरफ और एक लोन पेयर इस तरीके से पीछे की तरफ शो करेंगे। क्यों? क्योंकि लोन पेयर्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स ऑफकोर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये भी एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका हो गया इस तरीके से। अब आप क्या कहोगे, क्या ये जो शेप है ये टेट्राहेड्रल है? नहीं, जो हमारी एग्जैक्ट शेप निकल के आ रही है वो ये है ना, इस शेप को हम बोलते हैं बैंड। अब क्या होगा, ये जो एंगल है ये भी चेंज होगा। एंगल कैसे चेंज होगा, चलो उसके लिए बात करते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप था शेप डिटरमाइन करने का, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर लीनियर शेप होगी और नेक्स्ट वन इज बैंड शेप। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। तो देखो बॉन्ड एंगल डिटरमाइन करने में ऑफकोर्स ये रिपल्शन बहुत ज़्यादा एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि ये रिपल्शन ही है जो एंगल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस रिपल्शन की वजह से ही तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बेंड होना पड़ा। कैसे? देखो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ये हमें पता है, क्योंकि वो सेम चार्ज के होते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो होगा क्या कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं मूव करने के लिए, वो एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आएंगे। और जो किसी चीज़ से बॉन्ड है, मतलब कि जिन्हें किसी चीज़ से बांधा हुआ है, वो ऑफकोर्स इतना रिपेल नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका मार्कर है और मैं इसको फ्रीली ऐसे ही मूव करा दूँ तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अगर वहीं मैं इसको पकड़ के रखूँ, स्टिक करके रखूँ, तो ये थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, मतलब कि ज़्यादा रिपल्शन नहीं करेगा। तो जो हमारे लोन पेयर्स होते हैं वो किसी से भी बॉन्डेड नहीं होते। देखो आप यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है ना, ये फ्री हैं, लोन पेयर्स हैं। इनमें जो रिपल्शन होगा वो इनकी वजह से जो रिपल्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और जबकि ये वाले जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, इन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, भाई यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो दोनों शेयर हो रहे हैं। तो ये क्या है, इन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है, जहाँ पर प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, उन दोनों ने घेरा हुआ है। देखो ये चीज़ बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो लोन पेयर्स हैं उन पर सिर्फ एक न्यूक्लियस का इफेक्ट आ रहा है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का, ठीक है, सिर्फ उनके ऊपर इसी के प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है वो लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का भी इफेक्ट है और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का भी इफेक्ट है। तो ऑफकोर्स उनको इनके न्यूक्लियस ने ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है, तो इनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा इनके रिपल्शन से। तो मैं यहीं से ये बात आई है कि जो लोन पेयर आपस में रिपेल करते हैं वो सबसे ज़्यादा रिपेल करते हैं। अगर एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है तो उनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो उसके कंपैरिजन में कम होगा, और जो बॉन्ड पेयर्स होंगे उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, देखो ये जो दोनों लोन पेयर्स हैं, ये दोनों लोन पेयर्स हैं, तो इनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए लोन पेयर्स इस तरीके से ना होकर कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जितना दूर से दूर रह सकते हैं उतना दूर रहेंगे। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या है, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। देखो रिपल्शन तो इनके बीच में भी है ना, और रिपल्शन यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं तो इनके बीच में भी है, लेकिन इनके बीच में रिपल्शन कम है, इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा है। तो ये इसको ज़्यादा धक्का दे रहा है कि नहीं मुझसे दूर हटो, मुझसे दूर हटो। हालांकि बोल ये भी रहे हैं, लेकिन इनके बीच में क्योंकि इतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं है तो ये थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ का जो एंगल है आप नोटिस करो, इनकी वजह से, इस वाले रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये कुछ कम हो गया। पहले इतना था जो एक्चुअली आइडियली होना चाहिए था नहीं, आइडियली होना चाहिए था, लेकिन अब वो इतना नहीं है, वो कुछ कम हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 5 मिनट से कम होता है, ठीक है। तो अगर आपको एंगल मेजर करने के लिए आ जाए तो आपसे एग्जैक्ट एंगल्स को नहीं पूछेंगे, कुछ स्पेसिफिक शेप को छोड़कर, जैसे कि ये स्पेसिफिक है तो यहाँ पे 180 डिग्री हमको पता ही है। तो लेकिन आपसे ये पूछ सकते हैं कि किसमें, आप इनको ऑर्डर में लगाओ कि किसमें ज़्यादा होगा किसमें कम होगा। तो वहाँ पर हम यही वाले जो रिपल्शन है उनको
चेक करेंगे, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल है, क्योंकि ये बॉन्ड एंगल है, आप कहोगे कि इनके बीच में तो ज्यादा हो गया ना एंगल, भाई ये भी तो बताओ, लेकिन यहाँ पर जो हम एंगल चेक कर रहे हैं वो सिर्फ बॉन्ड्स के बीच में एंगल चेक करेंगे, लोन पेयर्स के बीच में या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच के एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है। जो हमें दो बॉन्ड्स दिख रहे हैं, हम सिर्फ इनके बीच के एंगल की बात करेंगे कि इनके बीच का एंगल कम हुआ या ज्यादा हुआ। तो अगर मैं इन दोनों में ही कंपेयर करूँ, हालांकि पहले भी ये कम ही था, 109 डिग्री था, लेकिन अब और ज्यादा कम हो गया है, ठीक है। तो H2O का जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल रिमेंबर, वो CO2 के बॉन्ड एंगल से कम होता है, ठीक है। दैट्स इट, यही है आपकी VSEPR थ्योरी, और इसमें सिर्फ इतना ही करना है। फर्स्ट स्टेप क्या था, हम एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपको डिटरमाइन करना है, सबसे पहले लुईस रोट स्ट्रक्चर आप वो बना लोगे, उसके बाद आप देखोगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन रीजन कितने आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रीजन के अकॉर्डिंगली आप अपनी शेप फिक्स कर लोगे, और उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, आपने एक बार शेप बना ली, जैसे फॉर एग्जाम्पल H2O के लिए थी, तो आपने कुछ शेप इस तरीके से बना ली, ये दोनों H हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, तो हम इनको हटा देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, लोन पेयर, तो हमें शेप मिल गई, बेंड शेप, दैट्स इट। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। उसके बाद एंगल डिटरमाइन करना है, तो आप ये चीज ध्यान रखोगे कि जो लोन पेयर के बीच में एंगल होगा, रिपल्शन वो सबसे ज्यादा होगा, तो वो क्या करेंगे, एंगल को, अगर आपका पहले ऐसे था ऊपर से रिपल्शन आ रहा है तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम होगा, और जो बॉन्ड पेयर होते हैं उनके बीच में बिल्कुल मिनिमम होगा। अब हम इसको जस्ट एक छोटे से एग्जाम्पल पे और अप्लाई करते हैं, और उसके बाद आपका एटलीस्ट बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। मैंने आपको स्टेप साइड में लिख दिए हैं, उसके अलावा मतलब जो भी समरी हमने अब तक पढ़ी है वो सब साइड में लिख दिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट स्टेप है लुईस रोट स्ट्रक्चर आपको फॉर्म करना है, ठीक है। तो SO2 का बना लेते हैं फटाफट से, इधर सल्फर होगा, इधर ऑक्सीजन होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 2 4 6, ठीक है। और यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, और एक फॉर्मल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सल्फर पर 1 2 3 4 5, ठीक है, डन। ये हो गया आपका लुईस रोट स्ट्रक्चर। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप है हमारा इलेक्ट्रॉन रीजन फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन रीजन कैसे फाइंड आउट करने हैं, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, सिर्फ सेंट्रल एटम के अराउंड हमें इलेक्ट्रॉन रीजन देखने हैं, बाकी साइड वाले एटम से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उनको इग्नोर कर देते हैं, जस्ट फोकस ऑन सल्फर। इसके पास देखते हैं सबसे पहले लोन पेयर, हाँ एक है, तो एक इलेक्ट्रॉन रीजन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड ऑफ कोर्स 2, और उसके बाद डबल बॉन्ड, ये रहा 3, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारी इसकी कितने मिल गए हमको, इलेक्ट्रॉन रीजन 3। तो अगर हम 3 के अकॉर्डिंगली चले तो हमें शेप क्या मिल गई, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब जो SO2 है वो किस फॉर्म में होगा, ट्राइगोनल प्लेनर की शेप में। बना लेते हैं, ये S हो गया, इधर एक तरफ ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन, और जो थर्ड वाला होगा वो क्या होगा, लोन पेयर, ठीक है। एंगल कितना हो गया इनके बीच में नहीं, बॉन्ड एंगल्स के बीच में 120 डिग्री, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की शेप हो जाएगी, हो गई, वेरी गुड, ठीक है। शेप क्या आ गई हमारे पास, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन क्या ये शेप होगी, नहीं, क्योंकि ठीक है यहाँ पर तो हमको बॉन्ड्स दिख रहे हैं, लेकिन ये जो है ये कोई बॉन्ड नहीं है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब एक लोन पेयर, ठीक है। तो अब ये शेप कुछ किस तरीके की दिख रही है, ट्राइगोनल प्लेनर तो नहीं रही। अब ये शेप क्या हो गई है आपके लिए, देखो आप, ये बन गई है दिस वन। और इसे हमने क्या बोला था, हमने जब वाटर पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि ये क्या शेप है, बैंड। अब बात करते हैं फोर्थ, तो हमें शेप पता चल गई, ठीक है। अब हमारा फोर्थ स्टेप है इसका बॉन्ड एंगल देखने का। तो क्या इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री रहेगा। देखो हमने पढ़ा था कि जो लोन पेयर यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो लोन पेयर होता है उनके बीच का रिपल्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन बॉन्ड पेयर, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास लोन पेयर तो है ही नहीं, क्योंकि दो लोन पेयर नहीं है, सिर्फ एक ही है। लेकिन हाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, तो ऑफकोर्स इनके बीच का जो रिपल्शन होगा इधर से इधर भी और इधर से इधर भी, वो ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू इनके। तो ये जो बॉन्ड्स हैं आपके, ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, और जैसे ही ये ऐसे हुए तो आपका जो एंगल है वो 120 से लेस हो जाएगा, लेस देन 120 डिग्री, जो भी आपका एंगल होगा, ठीक है। तो जस्ट आपको सिर्फ इतना ही है, आपको कोई ऐसे रिमेंबर नहीं रखना है कि हाँ हमारा एंगल कितना ज्यादा हो जाएगा, दैट्स इट। ये हो गई आपकी VSEPR थ्योरी। अब हम इनको अगर एंगल के टर्म्स में लगाना चाहिए, इनको ऑर्डर में हमने कितने पढ़े हैं, हमने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, SO2, CO2 एंड H2O। आप एक चीज नोटिस करो कि तीनों में
हमारे पास 3 ही एटम्स थे, एक सल्फर 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी तीनों की जो शेप है वो डिफरेंट है। CO2 क्या है, लीनियर है, H2O बेंट एंड SO2 बेंट। लेकिन इनमें भी बेंट में क्या प्रॉब्लम है कि जो इनके एंगल्स हैं, यहाँ पर एंगल कितना है 180 डिग्री, इसका जो एंगल है वो 109 डिग्री 109.5 डिग्री से भी कम होगा, जबकि इसका जो एंगल है वो 120 डिग्री से कम होगा। देखो कम होगा 120 डिग्री से ऑफ कोर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 110 हो जाएगा या फिर 100 हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम होगा। तो ऑफ कोर्स 109.5 डिग्री से तो बड़ा ही रहेगा। तो अगर मैं इनको ऑर्डर में लगाना चाहूँ तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, CO2 का, देन SO2 का एंड देन H2O। तो आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप के आ सकते हैं। आपसे कोई एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल तो नहीं ही पूछेंगे, अगर कोई बिल्कुल मतलब कोई इस टाइप का केस नहीं है जैसे कि CO2 हो गया, ये तो एग्जैक्ट केस है, तो इसके बारे में तो आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि वो आपसे H2O का भी पूछ लें, क्योंकि H2O ऐसा मॉलिक्यूल है जो हम जनरली पढ़ते रहते हैं, वो जनरल सा है, तो आपको बस इस टाइप के एंगल्स के बारे में पूछा जाएगा, वरना तो आपसे ऑर्डर की फॉर्म में ही पूछा जाएगा। तो दैट्स इट, यही आपकी VSEPR थ्योरी, सिंपली बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। आप इसको रिवाइज करें, उसके बाद जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।